हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे सवाल को लेने वाले हैं जो कि आपके द्वारा ही पूछे गए हैं, एज बिकॉज यू नो कि आपके एग्जाम में 5 दिन का टाइम रह गया है। तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आप कह सकते हो जिसको कि एज अ गाइडेंस मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाली थी। उससे पहले मुझसे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आई थॉट कि एक कॉमन वीडियो के फॉर्म में आपके सामने इन क्वेश्चंस को रखा जाए, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके अगर आप सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको जैसे पता है कि अभी फिलहाल में जैसे कि कुछ दिन पहले ही एडवांस इंटीमेशन आया आपके सिटी से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि आपके कौन से सिटी में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। सो इन दैट केस आपको ये भी पता चला कि आपका जो लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन है वो 25 जून 2024 को कंडक्ट किया गया है। तो इन दैट रिगार्ड मुझे बहुत से सवाल, मतलब जैसे ही एग्जाम की डेट सामने आई है वैसे ही बहुत से सवाल मेरे पास आए हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि सेफ साइड स्कोर कितना करना चाहिए आउट ऑफ 400, सॉरी आउट ऑफ 200। तो देखा जाए तो जो सेफ साइड स्कोर होता है ये एक ऐसा स्कोर होता है जिसको अगर आप इन केस अचीव कर लेते हो अपने पेपर में, तो कट ऑफ कितना भी हाई क्यों ना चला जाए, आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती कि मे बी आपका जेआरएफ नहीं हो पाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जेआरएफ की। तो नेगेटिव को रिमूव करके आपकी जो स्कोरिंग है वो 120 प्लस मार्क्स की होनी चाहिए, यानी कि 200 में से आपका 120 प्लस मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। तभी जाकर आप एक तरीके से इस चीज़ के लिए मतलब कि सेटिस्फाई हो पाओगे कि कट ऑफ कितना भी हाई चला जाए आप सम हाउ जो है आप जेआरएफ क्वालिफाई कर ही लोगे। अगर 120 मार्क्स से कम होता है, लाइक 110 होता है, 108 होता है, तो इन दैट केस अगर थोड़ा सा भी कट ऑफ हाई जाता है तो उस केस में जो है आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए सेफ साइड के लिए ज़रूरी होता है कि आप 120 प्लस या 125 प्लस मार्क्स जो है वो एक तरीके से स्कोर कर लें। और बात किया जाए कि फिर अटेम्प्ट कितने का दें, तो अटेम्प्ट देना और फाइनल स्कोरिंग करना दोनों डिफरेंट होता है। अटेम्प्ट आप कितने का भी दे सकते हो, मतलब आप 140 का दे सकते हो, 50 का दे सकते हो, 160 का दे सकते हो। मतलब इतने का अटेम्प्ट दीजिए जिससे कि आपको श्योरिटी रहे कि नेगेटिव होने के बावजूद भी आप 120 प्लस मार्क्स जो है समहाउ फाइनली स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, तो सेफ साइड स्कोर विल बी 120। अब 120 का मतलब ये नहीं है कि 120 मार्क्स लाइक क्वेश्चन अटेंड करना है, नहीं। फिर तो अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आपके गलत हो गए तो बहुत नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका मार्क्स और कम हो जाएगा। तो सेफ साइड स्कोर का मतलब होता है नेगेटिव्स को हटा के उतनी स्कोरिंग करनी है, दैट इज 120 प्लस। अगला क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट दें या नहीं दें। देखिए, मॉक टेस्ट देना आपका कंप्लीटली आपका जो है एक तरीके से पर्सनल चॉइस होता है। मॉक टेस्ट अगर आपको लगता है कि आप पूरा थ्योरी डन कर चुके हैं, आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नए तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट के रिजल्ट को कैसे हैंडल करें अगर इन केस नंबर कम आते हैं तो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मॉक टेस्ट जो है एक तरीके से डमी टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा माहौल आपको दिया जाता है कि भाई 3 घंटे में जो है आपको इतने सारे क्वेश्चन हर एक यूनिट के करने हैं। यानी जैसा आपके एग्जाम हॉल में सिनारियो होगा ना, बिल्कुल वैसा ही सिनारियो डिजाइन करके आपको दिया जाता है। लेकिन क्योंकि मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एग्जैक्ट जो है सीएसआर के लेवल से मैच नहीं करता है, और साथ ही साथ जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं तो होता क्या है कि कहीं पे जो है कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स बनाए जाते हैं, जानबूझ के भी बनाए जाते हैं, कहीं पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, कहीं पे क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक कहते हैं ना आप एक बैलेंस पेपर, वो बैलेंस पेपर आपको कोई भी मॉक टेस्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा कि मॉक टेस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से ऐसा बैलेंस हो जैसा सीएसआर का होता है, तो वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, या तो आप अच्छा ही नंबर स्कोर कर लेते हैं जिसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, या तो आप नंबर बहुत कम ही स्कोर कर पाते हैं जिसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या है कि आपका ना ओवर कॉन्फिडेंट फील करना अच्छा है, ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करना अच्छा है। तो इन दैट केस अगर आप ये दोनों बिहेवियर, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस का बिहेवियर, और अगर कम नंबर आते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट का बिहेवियर, अगर आप दोनों ही ये बिहेवियर को हैंडल कर पाते हो, सो इन दैट केस जो है आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि एक मॉक टेस्ट का मतलब नेगेटिव रिजल्ट आपके पूरे प्रिपरेशन, आपके कॉन्फिडेंस को हिला सकता है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि फिर आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि कुछ भी कहिए, कॉन्फिडेंट रहना और कॉन्फिडेंस को कैरी करना दोनों एक मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको एग्जाम हॉल में जाकर आपने जितना भी सीखा है अभी तक उसको आउटपुट के फॉर्म में देने में मदद करती है। और वही कॉन्फिडेंस अगर डगमगा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस करवाती है। ठीक है,
ओके अगला क्वेश्चन है कि अभी थ्योरी करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए 5 दिन का टाइम बाकी रह गया है, तो आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके आपका अभी मेन फोकस जो है वो अगर थ्योरी अच्छे से हो गई है तब आप रेशियो जो है आप 70-30 लेकर चलिए। थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, नए क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपकी थ्योरी नहीं हुई है तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप जो है फिलहाल में थ्योरी पे फोकस कीजिए। अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ और क्या कर सकते हैं इतने दिनों में। तो देखिए अगर अभी भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि अब आप सिलेबस के पीछे ना दौड़ के अभी तक जितना कुछ आपने प्रिपेयर किया है उतने पे ही फोकस कीजिए। और अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है आपका, आपको लगता है कि इस बार का एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप उसको ट्रायल की तरह दे सकते हैं और जितना अभी तक आपने लर्न किया है उसका आप अपना 100% वहाँ दे सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई 5 यूनिट रेडी करके 4 यूनिट रेडी करके मुझे कितने नंबर में स्कोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा। और सिलेबस अभी मतलब बोलते हैं ना डेडलाइन के पास जाकर भी सिलेबस पूरा ना होना, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब मे बी आपने शुरू से जो है आप कह सकते हो कि आपने टाइम टेबल प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने लेट स्टार्ट किया होगा, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके कम यूनिट के साथ एग्जाम क्रैक हो सकता है क्या? तो देखिए कम यूनिट के साथ एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है। कम यूनिट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट कि भाई हम कहते हैं ना कि 9 से 10 यूनिट प्रिपेयर कर लीजिए सेफ साइड के लिए, लेकिन अभी जो क्वेश्चन इंटरमिक्स होकर 2-3 यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, उस केस में तो अब हम ये भी बच्चों को बोलने लगे कि बेटर है कि आप 13 के 13 यूनिट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि किस यूनिट के साथ किसको मिक्स कर देगा, हो सकता है आपके पढ़े हुए यूनिट को ऐसे यूनिट के साथ मिक्स कर दे जिसको क्या आपने रेडी नहीं किया है। सो इन दैट केस आप जो है आंसर नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी बहुत मजबूरी है, आप पूरा सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 9 से 10 यूनिट कीजिए। और अगर ऐसा है आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, आपका फोकस अच्छा है, तो आप 13 के 13 यूनिट प्रिपेयर करके जाइए। तो कम यूनिट के साथ डिपेंड करता है वो कम कितना है। ठीक है, अब आप चाहोगे कि 3 से 4 यूनिट पढ़ के एग्जाम क्रैक हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 यूनिट जरूरी होते हैं और उन यूनिट में फुल स्कोरिंग जरूरी होती है, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो 30 के 30 स्कोर करना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही रेयर केस है कि कोई बच्चा कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेन फोकस जो है रिवीजन के टाइम पे वो थ्योरी पे होना चाहिए या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि अगर आपकी थ्योरी अभी तक बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं थ्योरी अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई है तो इन दैट केस आपको थ्योरी पे ही फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अभी भी बहुत से टॉपिक हमारे बाकी रह गए हैं, तो क्या इन दिनों में उन टॉपिक्स को टारगेट करें या फिर रिवीजन पे फोकस करें। देखिए अभी फिलहाल में जितना 5 दिन का टाइम रह गया है, अगर आप न्यू टॉपिक के पीछे पड़े रहे ना तो वो आपके अंदर जो है एक इनसिक्योरिटी, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि अभी कोई भी नई यूनिट को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि नए टॉपिक को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि नया टॉपिक आपका अलग से जो है आपका कंसंट्रेशन, आपका फुल फोकस वहाँ मांगेगा, जो कि अभी आपके पास है नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी आपके दिमाग में जो है एक पाइल अप हो रखा है एक वर्क कि हाँ भाई हमें इतना सारा सिलेबस बाकी है, उसको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे सामने, उम्मीद करती हूँ अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको कुछ सॉल्यूशन मिला होगा, आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी शेयर कर दीजिए कि हमें 3 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्द जो है इस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी कोशिश है वो आपको पसंद आई होगी और आप जो है मतलब जो भी आपके पास दिक्कत थी उस दिक्कत को आप सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।